एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस को डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि इनकी मैनेजमेंट की तरफ से एफआई 27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने की गाइडेंस दी। फर्स्टली बात करते हैं लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस शुरुआत के अंदर लगभग 25% के आसपास का था क्वार्टर वन एफआई 26 के अंदर। बट जैसे जैसे एक दो क्वार्टर बीते उसके बाद मैनेजमेंट अपना गाइडेंस घटा दिया था। और गाइडेंस घटा के कितना कर दिया था, अराउंड लगभग 21 से 22% से लोन बुक को ग्रोथ करने का कर दिया था। एंड बात करें क्रेडिट कॉस्ट के गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट की गाइडेंस थी कि हमारा क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे लगभग 50 बेसिस पॉइंट के आसपास में रहेगा, प्लस माइनस 10 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पे कम हो सकता है, फिर ज्यादा हो सकता है। तो एक मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस थी अपने यू कैन से बिजनेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी एंड साथ में एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से भी। अब एक बार देखते हैं जो क्वार्टर फोर के नंबर आए, क्वार्टर फोर के जो रिजल्ट आए हैं उसके अंदर एक्चुअल किस तरह से डिलीवरी हुई है एंड साथ में जो मैनेजमेंट की गाइडेंस थी वो यहाँ पे मैच हो रही है या फिर मैच नहीं हो रही है। तो उसके लिए जो यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कंपनी ने शेयर करी है, एक बार उसको गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं। लाइक जो सबसे फर्स्ट एक क्राइटेरिया होता है, आई थिंक ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि हम लोग किसी एनबीएफसी या बैंक के लिए यदि कोई क्वार्टरली रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं तो सबसे फर्स्ट हम लोग उस कंपनी का एसेट क्वालिटी देखते हैं कि क्यों के बेसिस पे क्या उस एनबीएफसी का एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है या फिर एटलीस्ट स्टेबल तो होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो हमें बाकी की चीजें और अच्छे से हमें समझ में आती है और बेटर लगती है उस कंपनी के रिजल्ट के बारे में। तो बात कर लेते हैं ग्रॉस एनपीए के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एनबीएफसी का ग्रॉस एनपीए यहाँ पे 4 बेसिस पॉइंट से क्यूएनक्यू बेसिस पे इंप्रूव हुआ है। एंड जो करंटली ग्रॉस एनपीए यहाँ पे कितना है 1.52% के आसपास में। एंड साथ में जो उनका नेट एनपीए वो भी यहाँ पे क्यूएनक्यू बेसिस पे इंप्रूव हुआ है। मतलब जिस एनबीएफसी का या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का एसेट क्वालिटी क्यूएनक्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होता है, तो एनबीएफसी सबसे पहले क्या करती है, वो एनबीएफसी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे डिसबर्समेंट बांटती है, ज्यादा से ज्यादा लोन यहाँ पे देती है। बिकॉज एसेट क्वालिटी अच्छी है, अच्छे से अच्छा सही टाइम पे कलेक्शन आ रहा है, ईएमआईज़ अच्छे से यहाँ पे पे हो रही है कस्टमर की तरफ से, तो डेफिनिटली अपने वो लोन बुक को रैपिडली ग्रोथ करना चाहेगी। एंड उसी का इम्पैक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक क्यूएनक्यू बेसिस पे एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस ने यहाँ पे 21% से अपना यहाँ पे तो कैसे फ्रेश डिसबर्समेंट को रिलीज किया है। एंड वाई ऑन वाई लाइक 17% से रिलीज किया है, बट यहाँ पे क्यूएनक्यू बेसिस पे मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री के आसपास इनका एसेट क्वालिटी थोड़ा डगमगा रहा था। क्वार्टर वन में थोड़ा इश्यू आया था, उसके बाद में क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री में थोड़ा इश्यू था, क्वार्टर थ्री से थोड़ा इंप्रूवमेंट फेज के अंदर आ गया था बिकॉज इनका 30+ डीपीडी का नंबर था, इंप्रूवमेंट फेज के अंदर आ गया था। उसके बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्वार्टर फोर के अंदर इनका जो यू कैन से एसेट क्वालिटी है बहुत अच्छा खासा रिकवर भी हो गया है। हम आगे देखेंगे एक बार इनका जो 30+ जीपीडी का नंबर है वो कितना इंप्रूव हुआ है, इनके कलेक्शन एफिशिएंसी किस डायरेक्शन में गई, वो सारे नंबर्स भी देखेंगे। बट एज लाइक जो हमने अभी इन्फॉर्मेशन देखी उसके पर्सपेक्टिव से इनका एसेट क्वालिटी क्यूएनक्यू बेसिस पे अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है। एंड यही सबसे बड़ा रीजन है कि सैनवेब ने यहाँ पे अपना यू कैन से क्यूएनक्यू बेसिस पे अच्छा खासा डिस्बर्समेंट यहाँ पे ग्रो किया है। बात करते हैं लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, एयूएम ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे वाई ऑन वाई इस कंपनी का एयूएम यहाँ पे लगभग 21% से ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड क्यूएनक्यू बेसिस में यहाँ पे लगभग 6% के आसपास में ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अच्छी बात है। एंड अब बात करें लाइक इनके रिटर्न रेशियोज के पर्सपेक्टिव से, तो इनका जो रिटर्न एसेट का नंबर है वो भी यहाँ पे क्यूएनक्यू बेसिस पे लगभग इंप्रूव हुआ है, लगभग अभी कितना हो गया है 8.20% के आसपास में हो गया है। एंड बात करें रिटर्न इक्विटी के पर्सपेक्टिव से, तो करंटली इस कंपनी का रिटर्न इक्विटी क्वार्टर फोर के अंदर एग्जिट के टाइम पे लगभग 21% के आसपास पहुंच चुका है। तो आप ये देखो पूरे हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर मेरे को एक सिंगल ऐसी कंपनी दिखाई देती है, मतलब जिसने क्वार्टर फोर के अंदर एग्जिट के टाइम पे अपना रिटर्न इक्विटी लगभग 21% के आसपास में डिलीवर किया है। तो हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर भी इस कंपनी का जो रिटर्न इक्विटी है वो यहाँ पे लगभग 20-21% के आसपास में रह सकता है। तो हमने डिस्कस करें स्पेसिफिकली क्वार्टर फोर के नंबर्स के बारे में, एक बार देख लेते हैं कि एफआई 25 के कंपैरिजन में एफआई 26 के अंदर इस कंपनी का बिजनेस यहाँ पे किस तरह से ग्रो हुआ है। तो एसेट क्वालिटी की बात हमेशा हम लोग क्यूएनक्यू बेसिस पे करते हैं, वाई में बेसिस पे यहाँ पे उतना ऐसा कोई लॉजिक नहीं बनता है एनबीएफसी के एसेट क्वालिटी को डिस्कस करने का। बात कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्टली लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो वाई इन वाई इस कंपनी का लोन बुक ग्रोथ यहाँ पे लगभग 21% से ग्रोथ किया है। एंड यदि ओवरऑल यील्ड की बात करें तो उनका जो ओवरऑल यील्ड के अंदर लगभग 14 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज हुआ है, बिकॉज आपको पता ही होगा लाइक एक साल पहले यू कैन से आरबीआई तरफ से जो रेपो रेट कट हो रहे थे, तो इन लोगों को भी अपना कुछ ना कुछ किसी न किसी लोन पे यू कैन से अपना यू कैन से जो यील्ड है उसको कम करना पड़ गया था। बात करें रिटर्न इक्विटी के पर्सपेक्टिव से, तो इनका करंटली पूरे होल ईयर का रिटर्न इक्विटी यहाँ पे लगभग 20% के आसपास में है। एंड जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है लाइक अपकमिंग ईयर्स के लिए वो भी यहाँ पे लगभग 20% के आसपास में दिखाई दे रही है। राइट, एंड मैनेजमेंट की गाइडेंस है लाइक एफवाई 27 के लिए कि हम लोग हमारी लोन बुक अराउंड 22 से 24% के आसपास में ग्रोथ करेंगे। अब इस कंपनी के जो बाकी के फाइनेंशियल पैरामीटर्स है एक बार उनको भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सो लाइक इनके जो बाकी के फाइनेंशियल पैरामीटर है उनको भी एक बार डिस्कस करें। लाइक इनके जो भी इनका जो लोन बुक है वो लाइक 3 पार्ट में डिवाइडेड है। लाइक इनका एक हाउसिंग फाइनेंस की सेगमेंट है, बाकी के इनका एक एनबीएफसी वाला सेगमेंट है। तो इनका जो हाउसिंग फाइनेंस का जो लोन साइज होता है वो यहाँ पे लगभग एवरेज टिकट साइज लगभग 9.5 लाख रुपीस के आसपास होता है। एंड जो इनका एनबीएफसी वाला सेगमेंट है जिसके अंदर स्मॉल बिजनेस लोन देते हैं या फिर दूसरे टाइप के लोन देते हैं, उनका एवरेज टिकट साइज लगभग इनका 9 लाख रुपए के आसपास में है। एवरेज एलटीवी इनका लगभग 40% के आसपास में रहता है, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब देखते हैं कि एक बार बाकी के नंबर्स किस तरह से आए हैं, फाइनेंशियल पैरामीटर्स किस तरह से एक बार आए हैं, उनको भी एक बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक थोड़ा यू कैन से एक कंसंट्रेशन रिस्क है। मेजरली कंपनी यहाँ पे यू कैन से साउथ इंडिया के अंदर ऑपरेटेड है। एंड जो मेजरली इनका जो नेटवर्क एक्सपेंशन है, ब्रांच एक्सपेंशन है, यू कैन से तमिलनाडु के अंदर है और आपका आंध्रा के अंदर है, तेलंगाना में, कर्नाटक में और बाकी की ब्रांचेस बहुत कम है। तो ये एक यू कैन से थोड़ा कंसंट्रेशन रिस्क है इस एनबीएफसी का। यदि उस सारे एरिया के अंदर यदि कभी एसेट क्वालिटी यू कैन से खराब होना स्टार्ट हुई, तो उस टाइम पे यू कैन से इस एनबीएफसी को थोड़ी एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से दिक्कत आ सकती है। बट एज़ सच अभी तक तो मतलब जो ऐसा अभी को तो कोई बड़ा ऐसा मेजर चैलेंज नहीं आया है कि सारे स्टेट में एक साथ ही मेजर बड़ा चैलेंज आ जाए। हाँ, कभी कर्नाटक में आया था, कभी तमिलनाडु में आया था, बट वो विद टाइम के साथ में सॉल्व हो गया था। और इस कंपनी ने अभी ये भी फोकस किया है कि लाइक इनके जो टोटल कस्टमर होते हैं, उसके अंदर यू कैन से 80% वो कस्टमर होते हैं, जो यू कैन से सेल्फ एम्प्लॉयड वाले कस्टमर होते हैं, जिनका खुद का कुछ दुकान है, चाहे कुछ खुद का छोटा-सा बिज़नेस करते हैं। और अराउंड अराउंड जो 20% के आस-पास में लाइक उनका बिज़नेस आता है, वो सैलरीड एम्प्लॉइज़ सैलरीड कस्टमर से आता है, जिनकी सैलरी आती है। तो ये भी अच्छी बात है, लाइक यू कैन से लाइक कंपनी ने ये भी बताया है कि लाइक इनका जो फिक्स्ड लेंडिंग वाला परसेंटेज है, वो टोटल लोन बुक अराउंड 80% के आस-पास में कंट्रीब्यूट करता है। अब एक बार इनके जो बाकी के फाइनेंशियल पैरामीटर्स थे उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। आई थिंक हमने ये तो डिस्कस कर ही लिया लोन बुक की ग्रोथ, यस ये डिस्कस कर लेते हैं। कि इनकी यील्ड किस ट्रेजेक्टरी में जा रही है लास्ट के 4-5 क्वार्टर से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट ईयर क्वार्टर 4 के अंदर इनका लोन यील्ड हुआ करता है लगभग 17.40% के आसपास में। एंड करंटली कितना है 17.10% के आसपास में। मतलब वाई ऑन वाई इनका लगभग 30 बेसिस पॉइंट से इनका जो यील्ड है लोन पे वो यहाँ पे कम हुआ है। बात करें कॉस्ट ऑफ बोरोविंग के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे आप देखो इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग अच्छे खासे इंप्रूव हुई है। लास्ट से क्वार्टर 4 के अंदर इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग थी 8.7% के आसपास में एंड करंटली कितनी है 8.1% के आसपास में। बिकॉज़ इस कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है वो इंप्रूव हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे अच्छा खासा फायदा मिला था इनको अपनी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग को इंप्रूव करने का। एंड साथ में मैनेजमेंट यहाँ पे हल्का-फुल्का बेनिफिट यहाँ पे इनके अपने कस्टमर को भी दे दिया है। मतलब यू कैन से 60 बेसिस पॉइंट से इनका कॉस्ट ऑफ बोरोविंग इंप्रूव हुआ है, जबकि कस्टमर को फायदा यहाँ पे केवल 30 बेसिस पॉइंट के आसपास का ही दिया है। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि इसके इनके जो रिटर्न रेशियोज है वहाँ पे कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जा रहे हैं। एंड बात करेंगे स्प्रेड के पर्सपेक्टिव से, तो लास्ट इनका स्प्रेड 8.7% के आसपास में हुआ करता था एंड करंटली जो इनका स्प्रेड है यहाँ पे लगभग 9% के आसपास पहुंच गया है। मतलब इनके स्प्रेड के अंदर भी वाई यहाँ पे 30 बेसिस पॉइंट से इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो अच्छी चीज है। और इनका जो ओपेक्स टू एवरेज एयूएम है वो भी यहाँ पे लगभग स्टेबल सा ही दिखाई दे रहा है 2.7 से 2.8% के आसपास में। उसमें ऐसे कोई दिक्कत यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। बात करें एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से, तो लास्ट के 5 क्वार्टर में मतलब आप ये देखो कि क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 में थोड़ी इनकी एसेट क्वालिटी खराब हो गई थी, हल्की-फुल्की खराब हुई थी, कोई बड़ी खराब नहीं हुई थी। एंड क्वार्टर 3 के अंदर में इनकी एसेट क्वालिटी थोड़ी और खराब हो गई थी, बट क्वार्टर 4 से यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर आ गई है। एंड यदि बात करें कलेक्शन एफिशिएंसी के बारे में, तो इनका जो कलेक्शन एफिशिएंसी एफवाई 26 की शुरुआत के 3 क्वार्टर में अराउंड 99% के आसपास में था, वो इंप्रूव होके वापस यू कैन से 100% के आसपास आ चुका है। एंड बात करें 30 प्लस डीपीडी के नंबर के बारे में, बिकॉज़ यदि कोई कस्टमर लेट्स से अपना 30 प्लस डीपीडी वाले बकेट के अंदर जाता है, तो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि अगले 1-2 महीने बाद में कस्टमर यहाँ पे एनपी में एनपी वाली कैटेगरी में जा सकता है। तो इनका जो 30 प्लस डीपीडी का नंबर है वो क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 के अंदर आस-पास थोड़ा बढ़ा हुआ था। यू कैन से क्वार्टर 4 एफवाई 25 के कंपैरिजन में, बट क्वार्टर 4 एफवाई 26 के अंदर इनका जो 30 प्लस डीपीडी का नंबर है यहाँ पे कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो गया। मतलब एक लास्ट के क्वार्टर में इनका जो 30 प्लस डीपीडी का नंबर है वो यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। इसका मतलब अगले क्वार्टर से इनकी एसेट क्वालिटी अब खराब नहीं होगी, इंप्रूवमेंट फेज के अंदर ही जाएगी। एंड यही सबसे बड़ा इंडिकेशन है जिसकी वजह से मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अपना डिसबर्समेंट के अंदर 19% से ग्रोथ डिलीवर किया है। बात करें बाकी के फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बारे में, तो एज सच ये तो हमने एसेट क्वालिटी तो डिस्कस कर ही लिया है। और बात करें बाकी के पैरामीटर्स के बारे में, लेट्स से कुछ और पॉइंट्स हैं तो वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ, क्रेडिट कॉस्ट की बात करते हैं। तो इस कंपनी का जो क्रेडिट कॉस्ट गया है एफवाई 26 का वो 0.5% का रहा है। एंड जो मैनेजमेंट की गाइडेंस थी वो भी यहाँ पे अपने क्रेडिट कॉस्ट को लेकर लगभग 0.5% के आसपास में थी। मतलब जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है क्रेडिट कॉस्ट को उसको यहाँ पे डिलीवर किया है। एंड बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी के पर्सपेक्टिव से, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, लाइक 19% था एफवाई 25 के अंदर, अभी लगभग 20% के आसपास में डिलीवर हुआ है। तो हमने मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं इस एनबीएफसी को लेके। एंड थिंग्स आर इन द राइट डायरेक्शन, यू कैन से बिजनेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, राइट। ठीक है, तो एक बार नंबर्स को एक बार समराइज करने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा होगा एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस ने अपनी जो लोन बुक है उसको वाई ऑन वाई अराउंड 21% से ग्रोथ कराया है। एसेट क्वालिटी यहाँ पे स्टेबल यू कैन से हो गई है, साथ में 30 प्लस डीपीडी का नंबर भी हमें इंप्रूवमेंट फेज के अंदर आ गया है, जिसकी वजह से क्यू ऑन क्यू बेसिस पे एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस ने यहाँ पे 19% से अपना डिसबर्समेंट यहाँ पे ग्रो किया है। मतलब ये लोग एफआई 27 के अंदर सही ट्रैजेक्टरी के अंदर इंटर करने का प्लान कर रहे हैं। एंड साथ मैनेजमेंट की गाइडेंस भी एफआई 27 के लिए कि हम लोग अराउंड अराउंड यू कैन से 22 से 24% से हमारी लोन बुक को यहाँ पे ग्रो करेंगे।
एंड इनका जो क्रेडिट कॉस्ट की गाइडेंस है वो भी यहाँ पे मेंटेन्ड है कि हमारी जो क्रेडिट कॉस्ट रहेगी लगभग 0.5% के आसपास में रहेगी। तो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर साफ-साफ बोला अपना लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी एंड साथ में क्रेडिट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से भी। एंड मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर ये भी बताया है कि हमारा यू कैन से जो फिक्स्ड लेंडिंग रेट वाला सेगमेंट होता है वो टोटल लोन बुक अराउंड 78% के आसपास में होता है। मतलब आगे जाके यदि वापस आरबीआई कहीं रेपो रेट इंक्रीज करता है, उस वाले केस के अंदर यू कैन से आपका एप्टस यहाँ पे एप्टस को में भी थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। बट लास्ट के 1 साल के अंदर जो रेपो रेट कट हुए थे, तो उसकी वजह से इन लोगों ने पूरा बेनिफिट यहाँ पे कस्टमर को ट्रांसफर नहीं किया था। उसी का फायदा यहाँ पे एप्टस को यहाँ पे साफ-साफ दिखाई दिया इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी को ग्रो कराने के पर्सपेक्टिव से, राइट? तो ये अपने लाइक एप्टस की कॉन कॉल के बारे में बात करी। 1-2 पॉइंट कुछ और है कॉन कॉल के, मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। मैनेजमेंट ने भी बोला है कि हमारा जो लाइक अपकमिंग एफआई 27 के लिए जो हमारा सस्टेनेबल रिटर्न ऑन इक्विटी रहेगा लगभग 20% के आसपास में रहेगा। मतलब आप ये देखो पूरी हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर मेरे को एक सिंगल सी कंपनी लगी, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे कंसिस्टेंटली 20% के आसपास में रहता है। एंड मैनेजमेंट ने तो यहाँ पे गाइडेंस भी दिया अपने कॉन कॉल के अंदर कि हमारा जो एफआई 27 के अंदर हमारा जो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे कंसिस्टेंटली सस्टेनेबल रहेगा। एंड लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी इन लोगों ने बता ही दिया जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। एंड राइट, मेजॉरिटी ऑफ द चीजें थी लाइक इनका यू कैन से सेल्फ एम्प्लॉयड वाला कस्टमर का सेगमेंट भी लगभग बोल रहे हैं हमारा 75% 80% के आसपास में रहेगा एंड सैलरीड पर्सन हमारे लगभग यू कैन से 20 से 25% के बीच में रहेंगे। तो ओवरऑल यू कैन से बिजनेस नंबर के पर्सपेक्टिव से ग्रेट सेट ऑफ नंबर्स एंड मैनेजमेंट की कमेंट्री भी यहाँ पे अच्छी है। तो यहाँ पे सारी चीजें अभी अभी तो अच्छी लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई जो कोई भी बैंक होता है, कोई भी एनबीएफसी होता है, कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होता है, उनके नंबर्स को हमें हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ता है कि किसी न किसी क्वार्टर में क्या इनकी एसेट क्वालिटी खराब तो नहीं हो जाएगी। बिकॉज एसेट क्वालिटी जब खराब होती है तो लोन बुक ग्रो करने में ब्रेक लगाए जाते हैं और लोन बुक की ग्रोथ रेट यहाँ पे स्लो हो जाती है। तो यू कैन से एप्टस के नंबर को यदि थोड़ा समराइज करें, यू कैन से डील के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज बाकी के नंबर्स तो यहाँ पे सेट लग रहे हैं बिकॉज 100% सिक्योर लैंडिंग वाली बुक है एंड जो बाकी के बिजनेस नंबर्स हैं वो भी सही लग रहे हैं। एफए 27 का गाइडेंस भी अच्छा है। तो यदि इसको हम लोग थोड़ा वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करने की कोशिश करें तो करंटली इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का स्टॉक यहाँ पे 2.7 2.8 के प्राइस टू रेशियो पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप ये देखो, यदि इसको दूसरे जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, लाइक आप बात करें होम फर्स्ट फाइनेंस से कंपेयर करें या फिर यू कैन से हमारा इंडिया शेल्टर फाइनेंस से कंपेयर करें, तो आप ये देखो लाइक इंडिया शेल्टर फाइनेंस की लोन बुक यहाँ पे एफए 27 के अंदर लगभग 25 से 30% के बीच में एक्सपेक्टेड है ग्रो करने के पर्सपेक्टिव से। तो भी प्रिसाइज 27-28% से वो लोग अपनी लोन बुक को ग्रो कर सकते हैं। बात करें होम फर्स्ट फाइनेंस वाले केस के पर्सपेक्टिव से, तो उसकी लोन बुक एफए 27 के अंदर अराउंड 25% से ग्रोथ करने का एक्सपेक्टेशन है। एंड यदि एप्टस वाले हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो ये लगभग 22 से 24% से अपनी लोन बुक को यहाँ पे ग्रो करा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस पर्सन को रिटर्न ऑन इक्विटी को लेके बिल्कुल यू कैन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि मेरे को हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी वाली अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी चाहिए, उसके लिए यहाँ पे एप्टस का ऑप्शन यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है बिकॉज वैल्यूएशन भी करंटली यू कैन से 2.7 2.8 का प्राइस टू बुक रेशियो है। बिकॉज होम फर्स्ट का जो प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 3.2 के आसपास जा चुका है और उसका जो लोन बुक का ग्रोथ रेट लगभग 25% के आसपास में एक्सपेक्टेड है एफए 27 के अंदर। मतलब एप्टस का जो लोन बुक का ग्रोथ रेट है वो यू कैन से होम फर्स्ट के कंपैरिजन में लगभग 3-4% से कम होगा। बट यहाँ पे जो बाकी के पैरामीटर है, रिटर्न रेशियोज के पर्सपेक्टिव से देख लो, रिटर्न इक्विटी के पर्सपेक्टिव से देख लो, वो बेटर दिखाई दे रहा है। बट अगेन यहाँ पे एक रिस्क है। रिस्क क्या है कि इनकी जो लोन बुक है वो यू कैन से साउथ इंडिया के 3-4 स्टेट के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है, जबकि होम फर्स्ट का जो लोन बुक है वो स्प्रेडेड है पूरे अक्रॉस द इंडिया के अंदर मल्टीपल स्टेट के अंदर। एंड इंडिया शेल्टर का जो लोन बुक भी वो भी यहाँ पे मल्टीपल स्टेट के अंदर यहाँ पे स्प्रेडेड है, यू कैन से अक्रॉस द इंडिया। तो जिसको कंसंट्रेशन रिस्क से बचना है वो यहाँ पे अवॉइड कर सकता है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस को। हाँ, आप ही देखो कि इंडिया शेल्टर वाले केस के अंदर इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगभग 17% कर गया था क्वार्टर 4 के एग्जिट के टाइम पे। लोन बुक की ग्रोथ रेट 25 से 30% के बीच में। तो ऑल्दो वो तो यहाँ पे यू कैन से लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से नंबर 1 यू कैन से यहाँ पे सबसे हाई रेट से ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे यू कैन से डील के पर्सपेक्टिव से बेटर लग ही रहा है बिकॉज़ उस स्टॉक का प्राइस टू बुक रेशियो भी करंट लगभग यू कैन से 2.93 के आसपास चल रहा है। हाँ, यहाँ पे कंपैरिजन होता है नंबर 2 के प्लेयर के बारे में कि होम फर्स्ट वर्सेस एप्टस। तो होम फर्स्ट के अलग बेनिफिट्स हैं बिकॉज़ वहाँ पे पैन इंडिया उसकी यू कैन से मल्टीपल स्टेट के अंदर उसकी लोन बुक यहाँ पे ग्रो हो रही है, तो उनको ऐसे कंसंट्रेशन रिस्क नहीं है, जबकि एप्टस के साथ में कंसंट्रेशन रिस्क है। होम फर्स्ट वाले केस के अंदर उनकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 17% पे चली गई थी एफआई 25 के एंड तक, बट क्वार्टर 1 एफआई 26 के उन्होंने क्यूआईपी से पैसा रेज किया था लगभग 1100-1200 करोड़ रुपए के आसपास में। उसके बाद में उनका रिटर्न ऑन इक्विटी से कम आ गया था, लगभग अभी एफआई 26 का लगभग उनसे 14% के आसपास में है। तो रिटर्न इक्विटी के पर्सपेक्टिव से होम फर्स्ट में कम कंफर्ट आ रहा है रादर देन यू कैन से एप्टस के कंपैरिजन में। हाँ, वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से भी एप्टस में बेटर कंफर्ट है होम फर्स्ट के कंपैरिजन में। तो आई आप लोगों का एक इंडिविजुअल डिसीजन रहेगा कि आप यहाँ पे अपना थॉट प्रोसेस किस डायरेक्शन ले जाने की कोशिश कर रहे हो, राइट? बिकॉज़ किसी को रिटर्न इक्विटी के पर्सपेक्टिव से सिर्फ खेलना है तो उसका एंगल एप्टस के पर्सपेक्टिव एप्टस वाले केस में जाता है। किसी को कंसंट्रेशन रिस्क नहीं चाहिए, उसका एंगल यहाँ पे होम फर्स्ट वाले केस के अंदर जाता है। और दोनों की लोन बुक ग्रोथ के अंदर लगभग हार्डली 3 से 4% का यहाँ पे डिफरेंस रहेगा। तो ये जस्ट मैंने एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करी है, यू कैन से अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर।
एप्टस को मैंने कंपेयर करने की कोशिश करी है होम फर्स्ट फाइनेंस के साथ में एंड साथ में यू कैन से इंडिया सेल्टर फाइनेंस के साथ में। तो यू कैन से जस्ट मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है और मेरा एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनीज के बारे में। ये मेरी तरफ से ऐसे कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज़ लाइक यदि आपको इन कंपनीज को एनालिसिस करना है तो आप लोग खुद से एनालिसिस कर सकते हो एंड आप लोगों को लाइक अपना जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड कर सकते हो यदि इन कंपनीज को आप लोग अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हो या फिर ऐड नहीं करना चाहते हो। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। बिकॉज़ मैं आप लोगों को बारी-बारी से बोलता रहता हूँ कि आई एम नॉट ए लाइक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू टेल एनी स्टॉक रिकमेंडेशंस। बस मेरा तो इतना टारगेट होता है, इतना इंटेंट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूँ, इतना समझा दूँ कि आप लोग भी यहाँ पे एज़ ए इंडिविजुअल ग्रोथ इन्वेस्टर बन के इंडिपेंडेंटली खुद के पोर्टफोलियो का डिसीजन खुद से